अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमने बात करनी है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। पिछले लेक्चर में हमने सिंपल बस ये देखा था कि बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी की डेफिनेशन की हमने बात की थी, बायोलॉजी के मीनिंग की बात की थी। हमने ये समझा था कि लाइफ क्या होती है और साथ में हमने बायोलॉजी की जो मेजर बेसिक डिवीजन्स हैं उनकी हमने बात की थी, जिसमें हमारे पास ज़ूलॉजी है, बॉटनी है और माइक्रोबायोलॉजी है। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो इन तीनों ही जो ये बेसिक और मेजर जो फील्ड्स हैं इन तीनों को स्टडी करने के काम आती हैं। ये जो हमारे पास जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी है, इन तीनों को डिटेल स्टडी करने के लिए हम जिन चीज़ों का सहारा लेते हैं उन चीज़ों को हमने ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया है और वो आज सारी की सारी अलग अलग फील्ड के तौर पर भी काम करती हैं। तो इनमें जो सबसे पहले हमारे पास है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो मॉर्फो और लॉजी, ये दो वर्ड्स हैं जिनसे ये मिलाकर हमने मॉर्फोलॉजी का एक वर्ड बनाया है। मॉर्फो मीन्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर और लॉजी के मीनिंग की बात हमने कल भी की थी कि लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, लॉजी का जो वर्ड है वो लोगोस से निकला है जिसका मतलब है थॉट और रीजनिंग या मतलब किसी चीज़ को स्टडी करना। तो मॉर्फोलॉजी मतलब इस ब्रांच के अंदर हमने क्या करना है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इसके बाद हमारे पास इससे अगली जो ब्रांच है वो है एनाटमी। अब एनाटमी क्या चीज़ है? एनाटमी द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटमी। अब ये जो मॉर्फोलॉजी और एनाटमी है इन दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि हमारे पास दोनों के अंदर बात हमने करनी है स्ट्रक्चर की, लेकिन मॉर्फोलॉजी के अंदर हम जो स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जबकि एनाटमी के अंदर हमने जिस स्ट्रक्चर की बात करनी है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। उसका ताल्लुक अंदर वाली साइड से है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या चीज़ है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स हैं, यानी कि जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इनमें से कौन कौन सा सिस्टम उसके अंदर पाया जाता है या किस किस्म के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, उसकी बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उसके अंदर जो उसका न्यूक्लिक फॉर्मेशन है यानी कि डीएनए, आरएनए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसके अंदर कौन कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है जो उसकी बॉडी के अंदर हो रहा है उसे हम एनाटमी कहते हैं, जबकि जो मॉर्फोलॉजी है उसकी जो स्टडी है वो फिजिकल स्ट्रक्चर, जो फिजिकल अपीयरेंस है उसकी बाहर से। फॉर एग्जांपल अगर हम उसके कलर को स्टडी कर रहे हैं तो ये मॉर्फोलॉजी है, अगर हम उसकी स्किन के टेक्सचर को स्टडी कर रहे हैं तो ये मॉर्फोलॉजी है, अगर हम उसके जो है क्या कहते हैं उसकी टांगे कितनी हैं, उसकी आंखें कितनी हैं, उसकी बॉडी के रीजन्स कितने हैं, उसकी बॉडी सेगमेंटेड है नहीं है, कितनी लंबी बॉडी है, साइज़ क्या है बॉडी का, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम इसको मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो यही एक इनके अंदर इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है कि मॉर्फोलॉजी जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी है, जबकि एनाटमी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है। इसके बाद हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टो एंड लॉजी। हिस्टो का जो मीनिंग है वो होता है टिश्यू। तो टिश्यू ये वो टिश्यू नहीं है जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है यहाँ बायोलॉजी की केस में आपने शायद पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हो, 7th और 8th क्लास के अंदर या इससे भी पहले, कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं उन सेल्स के ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। तो इसी लिहाज से हिस्टोलॉजी के अंदर हमने किस बात की स्टडी करनी है, हमने टिश्यूज़ की, बॉडी के टिश्यूज़ की स्टडी करनी है, इसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। सिंपल में इसे और ज़्यादा इसके अंदर कोई डिटेल नहीं है। इसके बाद हमारे पास है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, सेल का ऑलरेडी अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो हमने आगे जाकर इसके बारे में बड़ी डिटेल में बात करनी है और हमने एक एक चीज़ पढ़नी है सेल की कि एक सेल क्या होता है और सेल के
अंदर क्या होता है। बायोलॉजी की कल हम बात कर चुके हैं। तो सेल बायोलॉजी मतलब हमने इसके अंदर सेल की स्टडी करनी है। अब सेल की क्या स्टडी करनी है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिस। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो इसका मतलब यह है कि मुमकिन है हर सेल का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, जो कि वाकई ही नहीं होता। मसल सेल्स का स्ट्रक्चर और है, ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर और है। तो हर जगह पर जहाँ पर भी जो सेल होगा उसका स्ट्रक्चर उस लिहाज से होगा और फिर उसका फंक्शन भी उसी लिहाज से होगा। जाहिर है मसल सेल्स का जो फंक्शन है वो और है, ब्लड सेल्स का फंक्शन और है, बोन्स के सेल्स का फंक्शन और है। इसी तरह ऑर्गेनेलिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलिस हैं, जो कि जिनमें से कुछ ऑर्गेनेलिस कुछ सेल में पाई जाती हैं और उनमें से कुछ ऑर्गेनेलिस दूसरे सेल्स में नहीं पाई जाती हैं। तो ये जो सारी स्टडी है इसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं वो ये है कि जो सेल डिवीजन है, सेल की डिवीजन के बारे में भी हमने सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करना है। अगर आप लोगों को सेल डिवीजन के बारे में नहीं पता तो हमने इस बुक के अंदर आगे जाके बड़ा एक अच्छा खासा टॉपिक पढ़ना है, जिसके अंदर हमें ये सारी बात पता चल जाएगी कि सेल डिवीजन क्या होती है। फिलहाल बस इतना ही ज़हन में रखें कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन, और साथ में दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। अच्छा, अब आगे हमारे पास जो पांचवी ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियो मीन्स फिजियो का ताल्लुक भी जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हम जिस चीज़ की बात करते हैं इसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो मूवमेंट के साथ आता है। तो मूवमेंट के लिहाज से जब हम बात करते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो जो चीज़ें हैं, जो जो उसके पास बॉडी के पार्ट्स हैं, उन बॉडी पार्ट्स का फंक्शन क्या है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का फंक्शन क्या है। जाहिर हर एक अपना फंक्शन है। कोई हमें चलने में हेल्प करेगा, कोई बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा कि हम गिरे ना, और कोई जो है हमें क्या कहते हैं कुछ चीज़ों को हैंडल करने में हेल्प करेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। इसके बाद हमारे पास आगे है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का सीधा सीधा ताल्लुक है जीन्स के साथ। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। अब जीन क्या होता है? जीन, अगर आपने डीएनए के बारे में सुन रखा हो तो फिर आपको ये समझ आ सकता है कि जो जीन होता है वो एक डीएनए का छोटा सा पार्ट होता है। मुख्तलिफ जीन्स मिलकर एक डीएनए बनाते हैं। इनहेरिटेंस क्या चीज़ है? एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना। किस चीज़ का? खसूसियात का। आपके अंदर जो खसूसियात पाई जाती हैं, आपके ब्लड के अंदर जो चीज़ पाई जाती है, जो चीज़ आपके जीन्स में शामिल है, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी आने वाली नस्ल के अंदर भी पाई जाएगी। इस चीज़ को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और ये जो इसके पीछे का जो बेसिक कंपोनेंट होता है जो इनहेरिटेंस को परफॉर्म करवाता है उसको हम कहते हैं जीन। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। आपकी डेफिनेशन के नीचे बुक के अंदर ये इसके बारे में लिखा भी हुआ है कि इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। इसके बाद हमारे पास है सेवंथ पे एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो एंड लॉजी। एम्ब्रियो की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है अ पार्शियली अंडर डेवलप्ड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो मैं इसको समझाने के लिए ये कह सकता हूँ कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि उसकी पैदाइश की जब बात करते हैं, तो उसके मुकम्मल तौर पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बनने तक, उसके बनने से शुरुआत से आगे तक, यानी कि जब बनना स्टार्ट हुआ वहाँ से लेकर मुकम्मल तौर पर बनने तक जो ये दरमियान का टाइम पीरियड है, इस स्टेज को हम एम्ब्रियो कहते हैं, जिसमें वो अभी पहचाना नहीं जा सकता कि इसकी शक्लो सूरत कैसी है, लेकिन
एक टाइम के बाद जब वो मुकम्मल तौर पर बन चुका होगा तो फिर हम उसको समझ सकते हैं। उस बनने से पहले पहले की जो स्टेज है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। कि एक एम्ब्रियो की नए इंडिविजुअल में बदलने की जो स्टोरी है, जो सीक्वेंस है, जो टाइम पीरियड है, इस चीज़ की स्टडी को हम एम्ब्रियो कहते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास नंबर 8 पर है टेक्सोनॉमी, जो कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ऑर्गेनिजम्स को जो है ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना और फिर इनकी जो है स्टडी करना, मतलब इनकी जो क्या कहते हैं, इनको ग्रुपिंग करना कि ये ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप का है, ये ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप का है। आपने छोटी क्लास में पढ़ भी रखा होगा। एनिमल्स के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं। ये जो काम किया गया, यानी कि कुछ को मैमल्स कहा गया, कुछ को रेप्टाइल्स कहा गया, कुछ को एम्फीबियंस कहा गया, कुछ को जो है वो बर्ड्स का नाम दिया गया। ये जो ग्रुपिंग की गई है, इस ग्रुपिंग को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनोमिस्ट होते हैं जो ये काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है नंबर 9 पर है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी की अगर हम बात करें तो पैलियोंटोलॉजी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, द स्टडी ऑफ फॉसिल इज़ नोन एज पैलियोंटोलॉजी। सॉरी, यहाँ पर मैंने फॉसिल फ्यूल्स लिख दिया है, तो ये फॉसिल फ्यूल्स नहीं है, ये ओनली फॉसिल द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स जो हैं वो रिमेन ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पिछले वक्तों में कोई ऑर्गेनिज्म होंगे जो ज़मीन जो डेड हुए तो ज़मीन के अंदर दब गए। अब ज़मीन में दबने के बाद वो गले सड़े नहीं, गलने सड़ने की बजाय उनकी बॉडी वैसी की वैसे ही रह गई। और आज जब हमने ज़मीन खोदी वो हमें वहाँ से मिले तो बिल्कुल अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर के अंदर मिले। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं फॉसिल्स। फॉसिल फ्यूल क्या होता है ये एक अलग चीज़ है, ये आगे कहीं मौका मिला तो हम इस पर बात करेंगे। फ़िलहाल ये है पैलियोंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल फ्यूल नहीं है ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये गलत है। तो आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही था। बाकी हमारे पास इससे आगे हमारे पास 6-7 डेफिनेशंस, 6-7 ब्रांचेस और अभी बाकी हैं, उनको हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। आज हमने सिर्फ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात की है। पहली 9 ब्रांचेस के बारे में हमने पढ़ा है, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी एंड पैलियोंटोलॉजी। इनके बारे में हमने बात की है। अगर किसी को समझ नहीं आया या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।